इस वक्त जी हिंदुस्तान में सोनिया गांधी जो है वो बड़ी गर्जी बरसी है नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस में मजमून लिखा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया की टोटल फॉरेन पॉलिसी जो है मिडिल ईस्ट की उसकी तबाही फेर दी है नरेंद्र मोदी ने। नंबर वन, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि विजिट किया इंडिया किसी प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल में, लेकिन बैलेंस रखने के लिए हमेशा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ईरान भी जाया करते थे, लेकिन ये विजिट सिर्फ इसराइल से शुरू हुआ, मोदी का और इसराइल पे ख़त्म हो गया। नंबर टू, आयतुल्ला खामनेई की जिस तरह शहादत हुई और अमेरिका ने और इंडिया ने जिस तरह का इंडियन गवर्नमेंट ने म्यूटेड रिस्पांस दिया, यानी बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, उसने भी उन्होंने बताया कि हमारी टोटल मिडल ईस्ट में जो फॉरेन पॉलिसी है वो तबाह बर्बाद हो गई है। उन्होंने हवाले दिए किस तरह ईरान ने माजी में इंडिया की मदद की थी जब ब्लॉक किया था ओआईसी से इंडिया को 1994 में, तो उन्होंने बहुत मदद की थी। ये तो आई आवाज़ वहाँ से, लेकिन खैर मोदी को फ़र्क नहीं पड़ता। भट्टी साहब, आपके सामने ये सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं। पाकिस्तान विल, इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान को इस तरह ब्रैकेट कर दिया जाए ग्रेटर इजराइल के खाके के अंदर। आखिर वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट। भाईजान, जो आपने बात की, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ कि ये दुनिया जज्बात की नहीं है, मफादात की है। बिल्कुल, हम ऑफ द कैमरा भी इस पर बात करते रहते हैं और की हमने, और इसमें आपकी सारी बातों में कोई शक नहीं। और मुझे ये भी पता है कि कुलभूषण यादव और मुल्ला मंसूर ये दोनों इंग्लैंड से आए और वो ईरान का ताजर बना हुआ था। कुलभूषण यादव, हम पर ईरान ने मिसाइल हमला भी किया, चाबहार बंदरगाह भी उनको दी, भारत से कुर्बतें थी। ईरान के जो साबिक आर्मी चीफ जो पिछले हमलों में शहीद हो गए, वो हमें धमकियां भी दिया करते थे, और जब तक हमने उन पर मिसाइल हमला करके उनको, उन दहशतगर्दों पर उनको सबक नहीं सिखाया, उन्होंने वो मुड़े नहीं, कोई शक नहीं। और लेकिन मेरा इसमें कहने का मकसद ये जो मैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन मुस्लिम उम्मा पर पढ़ रहा हूँ, वो ये है कि जब बुली या बदमाश, उसके बारे में दो थ्योरीज हैं। या आप उसको अपने महल्ले से बाहर रोक लें, या फिर वो आपके महल्ले में भी आएगा, आपकी गली में भी आएगा और आपके घर तक भी पहुँचेगा। और मेरा ये मानना है कि इसी तरह हम ये मुस्लिम उम्मा यमन और लबनान पर खामोश रही कि ये तो उनका मामला है, उनमें तो सारे मसाइल बोल के क्या कर लेना था इन्होंने, बोलते रहे, फिर बोलने से यूएन बोल रही है, क्या हो जाएगा? जी, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलना इशू नहीं होता। कौन बोल के आज अमेरिका को कुछ कर सकता है या इसराइल को कुछ कर सकता है, लेकिन और भी बड़े टूल हैं, और भी बड़े हथियार हैं, और वो हथियार हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर ये 56-57 मुसलमान मुल्क मिलकर तिजारती और सफारती बाइकआउट ही कर देते तो आज सूरत हाल ये ना होती। लेकिन बहरहाल यमन और लबनान इसी तरह तबाह बर्बाद करवाया, फिर इराक इसी तरह तबाह बर्बाद करवाया, फिर लीबिया इसी तरह, फिर शाम, और अब फिर ईरान। और ईरान, अब आप जहाँ तक हमारा मामला है, मुझे अपनी फ़ौज पे अल्लाह के फजलो करम से फ़ख्र है, अपनी सलाहियतों पर फ़ख्र है, और हमने हर मुश्किल वक्त में प्रूव किया है, और हम एटमी कुव्वत हैं, मान लिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब आप सोचिए कि दहशतगर्दी की लहर है, सियासी अदम इस्तेकाम है, और एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ भारत है, और एक तरफ अगर ईरान फॉल कर गया या खाना जंगी हो गई तो हमारी सरहद वो है। अब इसी तरह की इससे बड़ा मुल्क था, इससे बड़ा मुल्क था रूस, अहम आ गया। उनके पास फौजी, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ आखिरी दो जुमले, इससे बड़ा मुल्क था फौजी लिहाज से, अस्करी लिहाज से, रूस। जब उसकी मईशत खत्म हुई, हमारी मईशत देख लें क्या हाल है, और जब उसकी मईशत खत्म हुई तो उसको लेने के देने पड़ गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारी, सर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, इनडायरेक्ट हमारी पॉइंट आपका मैं एग्री करता हूं आपसे, और कि पाकिस्तान के हमें हमारे दरवाजे पर अब आ गया है ये सारा। बिल्कुल जनरल साहब, एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर गर्म है, हिंदुस्तान वाला तो खैर हमेशा ही रहता है। ईरान में किस हद तक चांस है कि सिविल वॉर खुदा ना खास्ता या बिल्कुल लूज हो जाए ईरान जो है इन हमलों के बाद, इतने हमले हो कि जो रत्ती बराबर गवर्नमेंट रहेगी वो भी गवर्न करना छोड़ दे, उसके बाद तो हमारे लिए मसला हो सकता है। लेकिन कितना चांस है कि ईरान में ये केओस आ सकता है अमेरिकन हमलों से? देखिए, वो तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए जी। अगर अमेरिकन अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकते तो वो जहां पे भी उन्होंने अहदाफ तो उन्होंने कहीं अपने पूरे नहीं किए। अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देते हैं, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, कोई एक हदफ पूरा नहीं किया तो क्यास छोड़ के चले गए। यहाँ पे भी क्यास छोड़ के चले जाएंगे अमेरिकन। यहाँ पे वो आके उनको रूल तो नहीं कर सकेंगे या उनको आके बिठा तो नहीं सकेंगे अपनी लीडरशिप। देखिए, इराक का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था।
लेबनान वगैरह का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, वहां पे डिक्टेटर्स थे, अंदर बड़ी नफरत पाई जाती थी। सद्दाम हुसैन से उसके अपने लोग बड़े तंग थे, कजाफी का अपने इश्यूज थे, बशर अल असद के अपने इश्यूज थे, लोग उनसे, या ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में भी देखिए जो प्रेसिडेंट है पेज़ेशकान, ये भी रिफॉर्मिस्ट मशहूर हैं, आई मीन ये इस आइडियोलॉजिकल कैंप कितने लगते नहीं थे, लेकिन इनकी पॉलिसी क्लोजली इसी कैंप के साथ रही। तो तकरीबन 20 से 30 मिलियन के लोग अभी तक वो उस आइडियोलॉजिकल जो रास्ता है उसी के दाएं बाएं या उसी स्ट्रेन के साथ अटैच है, तो इसलिए इसकी फ्रेगमेंटेशन होना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो और बाहर से लाई हुई लीडरशिप आप रजा पहलवी लाएंगे, वो तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है उसकी, वो तो इधर सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा, इसी को अंदर से इस तरह की सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती। आपने थोड़ा अरसा चलाया करजई को और थोड़ा अरसा चलाया अशरफ गनी को, एक अफगान नेशनल आर्मी आपने, यार लेबोरेटरियां बन जाती हैं, लेबोरेटरीज में आप बड़े तजर्बे करते हैं उस इलाके की या उनकी नेचर को समझे बगैर। आपने अफगान नेशनल आर्मी रातों रात बना दी, वो तो इस तरह तो मिलिट्रीज नहीं करती ना, मिलिट्रीज तो कल्चर से डेवलप होती है। तो इधर भी कोई तजर्बा करेंगे तो वो फेल ही होगा। बट गुड थिंग इज कि ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल सिस्टम रादर जो है वो दैट इज इन प्लेस, वो इमीडिएटली। पर मुझे लगता है कभी कभी फियर हो जाता है कि पैरालिसिस क्रिएट हो गया है जिस तरीके से मिलिट्री लीडरशिप इतनी निकाली गई, लेकिन ईरान ने उसमें दे हैव सर्वाइव्ड जी फर्स्ट वेव। अभी देखते हैं कि इसको इफेक्टिव, ये अच्छा पॉइंट है सर आपका, फर्स्ट वेव। अब मोहम्मद अली साहब, क्या सेकंड थर्ड फोर्थ वेव ईरान सर्वाइव कर पाएगा? देखें, जो तारीख़ हमें बताती है, जिस तरह ईरानी कौम ने ईरान इराक़ जंग में आप जानते हैं 7-8 साल चली, 10 लाख से ज़्यादा शहादतें हुई, तो उनका ये तजुर्बा है। प्लस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि देखें, माशी तौर पे ये हार्ड पावर तो अभी यूज़ होना शुरू हुई है, लेकिन माशी तौर पे आप देखें 15 लाख ईरानी रियाल का $1 है। तो उन्होंने जिंदगी को बहुत ज़्यादा तकलीफ उनके लिए ऑलरेडी बना दी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, लेकिन मेरा आर्गूमेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि देखें, उनके ऊपर इकोनॉमिक पेन भी तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लिक्ट किया हुआ है। और आप जानते हैं कि अभी 8-10 दिन पहले भी ट्रंप साहब ने पूछा और बड़े हैरान होकर पूछा कि भाई ये लोग बगावत क्यों नहीं करते। तो जिस तरह अभी जनरल साहब ने कहा कि जनाब देखें, वहाँ मैं एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से कह रहा हूँ, उन्होंने अपने नज़रिए को, अपने पर्शियन नेशनलिज्म को और अपने हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस और प्राइड को बड़ा ज़बरदस्त सिनर्जाइज किया है। वहाँ पे देखें, कोई ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर या कोई फेमस करिश्मेटिक लीडर है नहीं जिसको आप फौरन दे दें। और आखिरी बात आप देखें, जन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, देखें अशरफ गनी साहब हो जाएं, कारजाई साहब हो जाएं, ये सारे पपेट्स थे, $1 ट्रिलियन की आपने हार्ड पार नहीं, मैं जो बात, एक जुमला सिर्फ कहने दीजिए। देखिए, जो अमेरिका की हिकमत अमली आपने 25 साल में देखी है 9/11 के बाद से, हार्ड पावर पे वो $1 ट्रिलियन लगा देते हैं, लेकिन जो आप पपेट लाते हैं, हामिद कारजाई हो या अशरफ गनी हो, देवर मेयर ऑफ काबुल के बाहर उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। एक बात बताइए, अगर वो शाह पहलवी के बच्चे को लाते हैं, यूएन की जो रिपोर्ट आई है, जो ये रो रहा है यूएन की रिपोर्ट कि जी अफगानिस्तान में बड़ी सिविलियन कैजुअल्टीज होगी, उसमें क्या रिस्पॉन्स है आपका? देखिए, मैं समझता हूं अफसोसनाक बात है कि ये यूएन की रिपोर्ट नहीं है, ये यूएन का जो निजी ऑफिस है ज़ैली अफगानिस्तान, जो कि अफगान तालिबान के फीडबैक के ऊपर ये रिपोर्ट जाहिर कर रहा है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो अपनी रिपोर्ट है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क ने ज़ाया की है, उसने तो खुद एतराफ़ किया है कि ये दुनिया की बदतरीन गवर्न रियासत है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, दुनिया की 22-23 दहशतगर्द तंजीमें यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा ड्रग स्मगलिंग होती है। तो ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन का नैरेटिव है, यूँ लगता है कि उन्होंने खाली जो है ना वो अफगान तालिबान खुश करने के लिए आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि टर्की के ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहा है ईरान, अगरचे वहां पे अमेरिकन एयर बेस मौजूद है, और ये भाईबंदी वाला मामला नहीं।